इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JU के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा, तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा लिखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के बोहर का जो है अभिधारणा के बारे में पूछा गया है। और अगला जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए हाइड्रोजन परमाणु के कक्षीय त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा क्या है, बोहर साहब ने क्या क्या बात बताए थे, वही आपको लिखना है। तो यहां पर लिख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की जो अभिधारणा है वह निम्न है। और इन्होंने क्या क्या बात बताए थे? पहला ये बात बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षा में जो चक्कर लगाते थे, ये रदरफोर्ड साहब ने बताए थे। और इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति करते हैं। ध्यान देंगे, रदरफोर्ड साहब का कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और नील्स बोहर साहब का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति करते हैं। और दूसरा बात बताया गया था कि गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, वह लगातार जो है वह चक्कर लगाते रहते हैं। तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये दूसरी बात हो गया। बोहर साहब का पहली बात क्या था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति करते हैं। और दूसरा बात क्या बताए थे कि गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। और तीसरा जो बात बताए, तीसरा अभिधारणा इनकी क्या है? तो तीसरी अभिधारणा समझेंगे, इन स्थिर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब इनके एक सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं, कक्षक के जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने एक सूत्र बनाए थे और सूत्र क्या है? mvr बराबर nh/2 पाई। ये कोणीय संवेग हो जाएगा और h/2 पाई जो मुख्य क्वांटम संख्या का पूर्ण जो है गुणज हो जाता है। जहां m का नाम क्या है? तो जहां m का नाम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान है। m का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाम है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और v का क्या नाम हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो है वेग हो जाएगा। v का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। और यह जो है अगला जो है r है, यह कक्षा की जो त्रिज्या हो जाएगा, जो स्थिर कक्षा है उसकी त्रिज्या हो जाएगा। कक्षा का क्या बनेगा? यह त्रिज्या हो जाएगा। और h का क्या नाम है? तो h का नाम है प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है? प्लांक नियतांक हो जाएगा। और जो है h का मान कितना होता है? तो h का मान भी आप याद रखेंगे 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जो होता है जूल सेकंड होता है। किसका मान है? h का मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो उम्मीद करते हैं ये हाइड्रोजन की जो परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 अभिधारणा आपको बताया गया और तीनों अभिधारणा बहुत ही आसान तरीके से बताया गया, जिससे आपको तुरंत क्या होगा? याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ लीजिए, आपको जो है यह अभिधारणा आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग इसमें सिद्ध करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षक की
त्रिज्या है मुख्य क्वांटम संख्या के जो है वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर सिद्ध करा के दिखाया जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षा की त्रिज्या है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे कि एक परमाणु है यहाँ पर और इसके बीच में जो है यह नाभिक है और नाभिक पर कितना आवेश है, Ze आवेश है और यह इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना नाभिक पर आवेश क्या है। लिखेंगे माना नाभिक पर जो आवेश है, नाभिक पर आवेश क्या है। तो कहेंगे नाभिक पर आवेश क्या है, Ze है। और तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E है। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या है। तो कहेंगे बीच की दूरी R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माना लिखना पड़ेगा कि माना नाभिक पर आवेश क्या है, Ze है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है और उसके बीच जो लगने वाला बल है वह बल है F है। क्या है, F है। तो उस बल का नाम रहेगा अभिकेंद्र बल। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, नाभिक जो है चक्कर लगा रहा है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर होता है mv का स्क्वायर बटा R होता है। ये किनका सूत्र है, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र हो गया। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अभिकेंद्र बल हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो अभिकेंद्र बल का अगर सूत्र आपको नहीं याद होगा तो सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। F बराबर होता है mv स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। अब यहाँ लिखेंगे कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है आप लोग जानते होंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। पहले सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम का सूत्र पढ़े होंगे, अगर नहीं याद है तो सूत्र को याद रखिएगा। कूलाम का नियम क्या है, तो लिखेंगे कूलाम का सूत्र होता है F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलम नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये किनका सूत्र है, तो ये कूलाम का नियम हो गया, कूलाम का सूत्र हो गया। अब ये मान इसमें भर लेंगे तो F बराबर, मान जब भरेंगे इसमें तो क्या बनेगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलम नॉट हो जाएगा। Q1 का मतलब पहला आवेश और पहला आवेश ये Ze है और दूसरा आवेश E है। तो Q1 के जगह पर यह आवेश जो हो जाएगा यहाँ पर Ze हो गया और Q2 के जगह पर दूसरा आवेश E हो जाएगा और उनके बीच की दूरी R है तो R ही रहेगा। तो 1/4 पाई अपसाइलम नॉट Ze गुणे E बटा R स्क्वायर। अगला लाइन बनेगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलम नॉट हो जाएगा और Z और E का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, Ze का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का बटा R का स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिखाई दिया है, F बराबर mv स्क्वायर बटा R। ये भी बल का मान है और ये भी जो है यहाँ पर कूलाम का नियम आवेश बल है। 1/4 पाई अपसाइलम नॉट Ze का स्क्वायर बटा R स्क्वायर है। अब ये समीकरण 1 वाला मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। किसके स्थान पर, F के स्थान पर मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 वाला मान क्या है, F बराबर mv स्क्वायर है। अब मान को यहाँ रखाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर mv का स्क्वायर बटा में R है। यह किसका मान है, तो समीकरण 1 में मान निकला है, यह F का मान है, बराबर हो गया। और ये भी F का मान है, क्या मान है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे जेड ई का स्क्वायर बटा में क्या है आर का स्क्वायर है। यह एफ का मान हो गया, इस समीकरण 1 का मान हो गया और ये समीकरण 2 का मान हो गया। दोनों के मान जब रखने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आर यहाँ स्क्वायर है तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो कटने के बाद से क्या बचेगा एम भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा बटा, अब आर स्क्वायर जो था यह आर से आर कट गया है, एक आर कट गया, एक आर बच गया है, तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर जो है, इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए समीकरण नंबर, इसको क्या मानेंगे 3 मान लेंगे। तो एक एक लाइन जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से काम हो रहा है। सबसे पहले अभिकेंद्र बल का प्रयोग किया गया, कूलाम का नियम लागू किया गया और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा गया है, तो यहाँ समीकरण नंबर क्या बन गया है 3 बन गया है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि निल्स जो बोहर साहब हैं, तो बोहर का नियम क्या है, तो बोहर का नियम आप लोग पढ़े हैं, बोहर का नियम अभी बताया गया है, आप अगर पढ़े होंगे तो बोहर का नियम आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा। क्या बोहर का नियम पढ़े हैं कि बोहर का नियम बताया गया है कि एम भी आर बराबर होता है, एम भी आर बराबर एन एच बटा होता है 2 पाई होता है। किनका नियम है, यह बोहर का नियम है, बोहर निल्स बोहर का सिद्धांत है। इन्होंने फार्मूला बनाए थे एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई होता है। अब यहाँ देखिए भी का स्क्वायर है और यहाँ भी का स्क्वायर नहीं है, तो भी का स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हमको भी का स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भी का स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों पक्ष में। अभी का स्क्वायर करना है इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग जब होगा तो यहाँ यम का भी वर्ग हो जाएगा, तो यम भी आर यहाँ पर वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर भी वर्ग करेंगे तो यन एच बटा 2 पाई का भी क्या बनेगा यहाँ पर वर्ग हो गया, दोनों पक्ष में वर्ग हो गया। वर्ग जब करेंगे तो यहाँ यम का भी वर्ग बनेगा, यम का वर्ग भी का वर्ग आर का वर्ग बराबर, और यहाँ बनेगा यन का वर्ग होगा, यन का वर्ग यच का वर्ग होगा, यच का वर्ग होगा, 2 का वर्ग क्या बनेगा 2 का वर्ग 4 होगा, और पाई का है तो पाई का भी वर्ग बनेगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। समीकरण 3 में देखिए भी स्क्वायर है और समीकरण 4 में भी देखिए भी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 4 से जो है समीकरण 4 में समीकरण 3 से अगर भाग कर दें तो ये भी स्क्वायर से भी स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो किस में भाग करेंगे समीकरण 4 भागा समीकरण 3 करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्या कर लेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 भागा, यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण जो है भाग करना है, तो समीकरण 4 भागा समीकरण 3 से, अब समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे यानी समीकरण 3 भागा जो है 4 भागा जो है समीकरण जो है 3 से, तो भाग जब दिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए भाग देते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर यम भी का यम स्क्वायर भी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये समीकरण 4 था, बराबर क्या था यहाँ पर बराबर था यन का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा था और यहाँ पर 4 था पाई का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो गया बटा हो जाएगा। इसमें भाग किसे देना था 3 से, और 3 में क्या था यम भी का स्क्वायर था। एक बार देख लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को एक बार देख लीजिए, समीकरण 3 क्या है और समीकरण 4 क्या है। देखिए यम भी स्क्वायर बराबर ये समीकरण नंबर ये 3 है और ये समीकरण नंबर जो है ये 4 है, इसमें से इससे भाग करना है। भाग देने पर क्या आएगा, अब यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये ऊपर वाला जो मान देख रहे हैं इस समीकरण 4 का मान है, ऊपर वाला 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, ये 3 का हो गया, और 3 वाला जो भाग करेंगे तो क्या था 1/4 पाई था और क्या था एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ लिखेंगे जेड ई का स्क्वायर था और बटा में आर था। तो ऊपर वाला मान 4 का है और नीचे वाला मान जो है 3 का है, भाग दे देंगे। भाग देने पर देखेंगे आपका भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट जाएगा और एक यम से एक यम कट जाएगा, यहाँ एक यम से एक यम कट जाएगा, और जो नीचे है नीचे उस सबसे जो है कहाँ चला जाएगा ये ऊपर चला जाता है, जब से सबसे नीचे आएगा ये बीच में जो है हो जाएगा, ठीक है बीच में हो जाएगा दोनों का, और ये इसमें बीच में चला जाएगा, तो सबसे ऊपर जब जाएगा तो क्या बचेगा ये, तो बचेगा यहाँ पर यम बचेगा और यहाँ भी स्क्वायर कट गया है आर स्क्वायर बचेगा, बटा समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और ऊपर गया क्या ऊपर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
आर हो गया, ऊपर चला गया और बीच में ये जाएगा, बीच में क्या जाएगा आपका, तो बीच में जाएगा 4 पाई का स्क्वायर जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा, जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो है कटने वाला अंक है, कट जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, पाई से वो पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से एगो आर से एगो आर कट जाएगा। कटने के बाद से बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा यम बचेगा, आर बचेगा बराबर यहाँ यन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, अब साइलम नाट बचेगा, बटा में क्या बचेगा, बटा में हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जो है एक पाई भी बचेगा। देखिए 4 से 4 कटा, पाई भी बच जाएगा, पाई। अब यहाँ पाई बचने के बाद से अब आर को अगर रोक लें तो यम नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा है तो भाग बनेगा, तो आर बराबर क्या आएगा, यन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, अब साइलम नाट पूरे का बटा, नीचे क्या होगा जेड ई का स्क्वायर, पाई हो जाएगा, और यम जो है नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर जो है ये कक्षक की जो त्रिज्या है और ये मुख्य क्वांटम संख्या का वर्ग है, ये तो पूरा मान नियतांक हो जाएगा। अगर आर और यन के साथ तुलना किया जाए तो आर और यन के साथ तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर तुलना करने पे ये मिलेगा कि आर जो है यन के क्या है, आर जो है यन के जो स्क्वायर है, आर जो यन स्क्वायर है उसके क्या है अनकर्मानुपाती हो जाएगा, आर यन स्क्वायर के क्या होगा अनकर्मानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मान ये किस में आता है, नियतांक है, प्लंग नियतांक है, ये भी नियतांक में ही आता है। तो ये सब अगर पूरा नियतांक मान लें, नियतांक मान लेंगे तो क्या बनेगा, आर अनकर्मानुपाती क्या होगा यन स्क्वायर होगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो कक्षक की त्रिज्या है मुख्य क्वांटम संख्या जो यन है उसके वर्ग के क्या है अनकर्मानुपाती है, तो आर अनकर्मानुपाती यन स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। ये पूरा मान नियतांक में अगर चला जाए तो यह नियतांक जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये चिन्ह लगा देते हैं, तो चिन्ह किसके, आर और यन के साथ अगर तुलना करेंगे तो आर अनकर्मानुपाती यन स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कक्षक की त्रिज्या है या कक्षा की जो त्रिज्या बोल सकते हैं, कक्षा की त्रिज्या, यहीं पर यही सिद्ध करना था, तो क्या लिखेंगे, कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या, लिखेंगे यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के अनकर्मानुपाती होता है, वर्ग के अनकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोगों को वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा, कि वीडियो में जो बताया गया आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्या है, नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है, यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, एक रिएक्टर से 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है, रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, पहले नाभिकीय विखंडन की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद से एक जो न्यूमेरिकल दिया गया है उस न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो नाभिकीय लिख लेंगे यहाँ पर विखंडन, और नाभिकीय विखंडन की परिभाषा, अब यहाँ से नाम से ही परिभाषा आपको बन जाएगा। विखंडन मन होता है खंडित होना, टूटना। जब भारी नाभिक पर क्या करेंगे, जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, लिखेंगे यहाँ पर जब भारी नाभिक पर, भारी नाभिक पर किसकी बमबारी की जाती है, कहेंगे जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, बमबारी की जाती है, की जाती है। अब यहाँ पर भारी नाभिक है और उस भारी नाभिक पर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की जो है बमबारी की जाती है, तो भारी नाभिक टूटकर, भारी नाभिक, नाभिक टूटकर, नाभिक टूटकर, टूटकर छोटे छोटे, छोटे छोटे छोटे, छोटे छोटे नाभिकों में, छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित, विखंडित नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं,
इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब जैसे यहाँ यूरेनियम है, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 92 होता है और इसका परमाणु जो भार होता है वह 235 होता है। जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, 0N1 न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है तो जब यह यूरेनियम टूट करके छोटे छोटे नाभिक में विखंडित हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है बेरियम, बेरियम, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, तो कहेंगे 56 होता है। परमाणु भार क्या होता है, तो 144 होता है, प्लस हो जाएगा। और इसके बाद से क्रिप्टॉन Kr हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक जो है, इसका जो है 36 होता है और परमाणु भार 89 होता है। और उसके साथ अपार जो है ऊर्जा भी प्राप्त होगा और न्यूट्रॉन भी प्राप्त हो रहा है। 0N1 हो जाएगा प्लस अपार ऊर्जा भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपार ऊर्जा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की जब बमबारी किया गया है तो जो है बेरियम याद रखेंगे, बेरियम है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 56, परमाणु भार 144। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, बेरिलियम यहाँ नहीं है, ये बेरियम है और बेरियम का जो रोल नंबर होता है 56 होता है और परमाणु भार 144 होता है। और ये क्रिप्टॉन है, Kr क्रिप्टॉन हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 36, परमाणु भार 89 है। न्यूट्रॉन यहाँ पर भी प्राप्त होगा। अब संतुलित करने के लिए आपको जो है यहाँ पे लगा लेंगे 3, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यह जो है यूरेनियम पर जो है न्यूट्रॉन की बमबारी किया गया, तो यह 2 जो है अलग अलग जो है नाभिकों में विखंडित हो गया है, इसलिए इसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन होने में अपार ऊर्जा भी प्राप्त हुआ है। एक बार और समझ लेते हैं, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यह बेरियम, क्रिप्टॉन 2 अलग अलग जो है नाभिक प्राप्त हुआ है और 3 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और अपार ऊर्जा भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में अब समझेंगे कि न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है सवाल। तो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया है 200, यहाँ देख सकते हैं 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। अब यहाँ ऊर्जा यहाँ पर दिया हुआ है और जो यहाँ शक्ति जो दिया गया है यहाँ पर 4 मेगावाट शक्ति दिया गया है। तो यहाँ 2 मान जो यहाँ दिखाई दे रहा है और प्रति सेकंड यहाँ पर है जो है समय दिया गया है प्रति सेकंड। तो यहाँ पहले जो मान दिया गया है पहले उस मान को पहले नोट कर लेते हैं कि इसमें मान क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा मतलब कार्य हो जाएगा और कार्य W बराबर इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यह 200 को बदल दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, 200 उतर गया, मेगा में कितना घात होता है, तो 10 के पावर 6 घात होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब यहाँ पर जो है W बराबर जो हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है 200 में 2 जीरो यह है, 2 जीरो इसमें है, 6 2 8 इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 6 घात है यह और 2 जीरो इसमें है, तो 6 2 8 यहाँ हो गया, 8 में से 19 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -11 हो जाएगा और ये मात्रक जो इसमें आएगा जूल में आ जाएगा। तो W का मान जो है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ये 2 जीरो कहाँ गया, 2 जीरो इसमें मतलब 10 के पावर 2 घातिया हो गया, 6 घातिया 8 घात और 8 में से 19 घटा देंगे तो -11 हो जाएगा। 16 दूनी 32, W बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के पावर -11 जूल हो जाएगा। ये W का मान हो गया। अब शक्ति कितना दिया गया है, तो शक्ति यहाँ पर P बराबर जो दिया गया प्रश्न में, P बराबर 4 मेगावाट दिया गया। क्या दिया गया, 4 मेगावाट दिया गया है। अब मेगावाट को हटाना पड़ेगा, मेगा में कितना घात होता है, तो P बराबर 4 मेगा में 10 के पावर 6 घात हो जाएगा और ये बन जाएगा वाट। या 2 मान जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्रति सेकंड में लिखेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रति सेकंड विखंडित
विखंडित प्रति सेकंड जो है विखंडित नाभिकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो नाभिकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो नाभिकों की संख्या का सूत्र क्या बनेगा, तो नाभिकों की संख्या को n से दिखाएंगे और n बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो n बराबर सूत्र होता है P बटा W होता है। अब n बराबर P का मान कितना है, तो P का मान प्रश्न में दिया गया 4 गुणे 10 के पावर 6 है, बटा हो जाएगा और नीचे W का मान जो दिया गया है यह 3.2 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -11 दिया गया है। यह W का मान हो गया और यह P का मान हो गया। अब यह 11 घात इसके ऊपर चला जाएगा तो n बराबर क्या बनेगा, 4 गुणे 10 के पावर 6 घात और +11 हो जाएगा पूरे का बटा। अब यहाँ पर -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा 3.2। अब 6 और 11 जोड़ लीजिए तो कितना बन जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4 गुणे, अब 4 गुणे 10 के पावर 11 और 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब बटा में नीचे क्या बनेगा 3.2। अब यहाँ पर जो है अब 3.2 से 4 में भाग करना है। अगर भाग नहीं दे पाते हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा। 10 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, 3.2 का दशमलव हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पर अब हल कर देते हैं, यहाँ पर हल हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 40, अब गुणे 10 के पावर 17, अब बटा में 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 32। 32 से 40 में भाग कर दीजिए तो 32 में 40 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25 और गुणे 10 के पावर 17। इतना जो है इन नाभिकों की संख्या हो जाएगा, n बराबर 1.25 गुणे 10 के पावर 17। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बातों को समझेंगे, यहाँ पर MEV को बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ जूल में व्यक्त किया गया है और मेगावाट को बदला गया है। अब बदलने के बाद ये फार्मूला बना है, अब फार्मूला में मान को क्या किया है, भरा गया है, अब भर करके इसको हल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।